Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर 15 टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधीज अप्रोच टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल, कि भाई महात्मा गांधी की क्या अप्रोच थी, उन्होंने क्या किया था टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैस्कर था, एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जो कि जनरल डायर ने पब्लिक के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉन्च हुआ था फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। यहीं से इसके बाद बात आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। फिर उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। ठीक है, जिसमें डांडी मार्च हुआ था, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कैसे हुआ ये। एंड देन राइज हुआ टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी लीडर्स, जो क्रांतिकारी नेता आए। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पार्टीशन कैसे हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। एंड इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। एंड फाइनली हम देखेंगे कि इंडिया ने किस तरह से अपनी फ्रीडम को गेन किया था। सो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टुक अ न्यू डायरेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो जो स्ट्रगल था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, वो उसने एक नई डायरेक्शन ली। कब? जब महात्मा गांधी एक नेता की तरह उभरे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, वो इंडिया वापस आए थे, और इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपने देश को देखा। देखने के बाद उन्हें समझ आया कि भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, उनसे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, और फाइनली उन्होंने कमांड अपने हाथों में ली थी। ठीक है, सो यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, तभी उन्होंने कहा डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टुक अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया वापस आने पर इन द ईयर 1915 ही सॉ ग्रेट मिजरी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी ने देखा कि भाई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनकी दयनीय स्थिति है। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों के लिए गांधी जी इधर उधर अपने देश में ही घूमते रहे। एंड रियलाइज़ किया उन्होंने दैट ईयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज़ शैटर्ड द सेल्फ स्टीम ऑफ द पीपल। उन्होंने देखा कि भाई सालों तक जो हमारे देश के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब ये वर्ड एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन को आप ऐसे समझो कि मान लो कि आप एक जगह नौकरी कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ को आपको सैलरी के लिए जो है वो कम से कम 100 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन आपको मिलते हैं 10 रुपये। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, या फिर आप समझो कि आपको कहा जा रहा है स्कूल में कि भाई स्कूल में पढ़ना आपका अधिकार है, लेकिन अगर पढ़ने की बजाय आपसे कहा जाए आप स्कूल में आए तो पढ़ने के लिए हैं, मगर आप झाड़ू पोछा करो, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि भाई आपको नौकरी करनी है 8 घंटे की, आपको पैसे मिलेंगे 8 घंटे के, और आपसे काम कराया जा रहा है 14 घंटे 15 घंटे। ठीक है, और तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन है। तब अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो एक्सप्लॉयट कर रही थी इंडियंस को। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने हिसाब से फसलें उगवाना, अपने हिसाब से हमसे सारे काम करवाना। सो ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, एक टाइम जब आपकी बेइज्जती होती रहती है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो एक तरीके से खत्म सी हो जाती है, शैटर्ड हो गई थी एक तरीके से, हमारी भी छिन्न भिन्न हो गई थी बिल्कुल। ठीक है, तो लोगों की अपना एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रही थी। मतलब ब्रिटिश आते थे, कुछ भी बोलते थे, कैसे भी उनसे काम करवाते थे। सो वो सब लोगों की एक आदत सी बन गई थी, उन्हें लगता था कि हाँ ये तो नेचुरल है। द डिफरेंसेस इन कास्ट एंड रिलीजन टू डिवाइडेड द वीकेंड द इंडियंस। अब क्या हो रहा था उस समय? देखो, द डिफरेंसेस इन कास्ट, हमारे देश में सबको पता है भाई अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं हम डिवाइडेड हो रहे थे, और डिवाइडेड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम वीक हो रहे थे। ठीक है, सो ये सब कुछ गांधी जी ने ऑब्जर्व किया। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि भी गांधी जी जो थे वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। जब वो वापस आए तो उन्होंने 2 साल तक अपने देश में इधर घूमे। उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश में लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और लोग जो थे द डिफरेंसेस इन कास्ट एंड रिलीजन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, इससे देश वीक हो रहा था। ठीक है, इंडियंस वीक हो रहे थे। अब आ जाइए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप ज़रूर याद रखना कि भाई गांधी जी कौन से ईयर में वापस आए थे। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया इन द ईयर 1950, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना, 1915 में वो वापस आए थे। अब ही कॉल्ड फॉर अ नॉन वायलेंस अप्रोच। अब उन्होंने, उनकी अप्रोच क्या थी, उनका तरीका क्या था? एक तरीके से नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस माने हिंसा ना करना। गांधी जी किसी को गोली मारने में, किसी को मारने पीटने में, मतलब ऐसी किसी भी बात में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ही कॉल्ड फॉर अ नॉन वायलेंस अप्रोच इन द फाइट फॉर फ्रीडम। तो एक तरीके से उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया, अपनी उनकी अप्रोच रही अहिंसा, किस में?
फ्रीडम के लिए जो फाइट उन्होंने लड़ी थी, फॉर विच ही फेल्ट द नीड ऑफ यूनाइटिंग इंडिया। अब इसके लिए उन्होंने महसूस किया कि भाई इंडियंस को यूनाइटेड होना चाहिए, भाई एक तरीके से उनमें एकता होनी चाहिए एज अ नेशन। मतलब सारे इंडियंस अपनी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज ये सब भूल कर सबको एक तरीके से कैसे ले कि भाई हम सब भारतीय हैं, वो ये वाली फीलिंग लोगों के बीच में भर देना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रिमूव द डिफरेंसेज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अब वो क्या चाहते थे, गांधी जी ये चाहते थे रिमूव कर दें, एक तरीके से समाप्त कर दें। क्या समाप्त कर दें? डिफरेंसेस ऑफ कास्ट। भाई लोगों की कास्ट सिस्टम जो है वो एक तरीके से उनको कुछ समझ में नहीं आता था ये कास्ट सिस्टम क्यों है, ठीक है। और वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते थे, वो रिलीजन को, और अनटचेबिलिटी विच इज़ वेरी रॉन्ग। अनटचेबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो छोटी कास्ट का कोई लोग है या हरिजन वगैरह होते थे, हैं, सो लोग उन्हें टच भी नहीं करना पसंद करते थे एक तरीके से, या उनसे कहा जाता था आप हमारी नदी में मत आओ, आप हमारे मंदिर में मत जाओ। तो गांधी जी ये सारी चीज़ों को एक तरीके से रिमूव कर देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे, ठीक है। अब और क्या उन्होंने कोशिश की? ही ट्राइड टू स्टॉप मेनी सोशल इवल्स। उन्होंने बहुत सारी सामाजिक जो बुराइयां थी उन्हें एक तरीके से स्टॉप करने की बहुत कोशिश की। लाइक डिस्क्रिमिनेशन। अब पहला वर्ड पढ़ते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो एक तरीके से भेदभाव। अब औरतों के साथ ना बहुत भेदभाव होता था, जैसे लड़कों को पढ़ा दिया, लेडीज़ को पढ़ाया ही नहीं, मतलब अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। या आदमी लोग नौकरी कर सकते हैं लेकिन औरतों को समय नौकरी करने का कोई हक था ही नहीं, है ना। या फिर बहुत ज़्यादा घूंघट की वाली प्रथा हो गई, या ऐसी बहुत सारी खराब प्रथाएं थी। तो एक तरीके से भाई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन गांधी जी को बिल्कुल समझ नहीं आता था। उनके हिसाब से आदमी और औरत दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जो अधिकार एक पुरुष के होते हैं वही अधिकार उनके हिसाब से एक स्त्री के भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ गई ऑपरेशन ऑफ द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल। अब लोगों के साथ देखो, बैकवर्ड पीपल के लोगों के साथ भी मतलब गलत होता था, या फिर पुअर लोगों के साथ भी गलत व्यवहार होता था। वो इसको भी स्टॉप करने की कोशिश करते थे कि भाई उनके साथ ही आप गलत क्यों कर रहे हो। ही बिलीव्ड, उनका क्या विश्वास था, दैट अ चेंज्ड आउटलुक एंड यूनाइटेड इंडिया। मतलब चेंज आउटलुक मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और यूनाइट करना पड़ेगा इंडिया। कैन पोज अ बिगर थ्रेट अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि गांधी जी का ये विश्वास था कि अगर लोग अपना आउटलुक चेंज कर लें, इंडिया यूनाइटेड हो जाए, तो ये एक बिगर थ्रेट बन जाएगा एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से कमज़ोर कर सकते हैं अगर हम लोग अपना नज़रिया बदल लें। देखो, अगर औरतों को आदमी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा, तो मान लो कि अगर हम आदमियों की पावर 50 समझते हैं, तो 50 और 50 तो 100 हो गए ना, पावर बढ़ गई ना फिर देश की, है ना। तब तो आप औरतों को पावरफुल समझते ही नहीं हो। लेकिन अगर औरतों को भी पढ़ाया जाएगा, उनसे भी जॉब कराई जाएगी, या उन्हें भी बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, तो हमारे देश की पावर जब है ना डबल हो जाएगी एक तरीके से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और कमज़ोर हो जाएगी। तो वो इस तरीके से सारी जाति के लोगों को एक साथ आगे लाना चाहते थे, ठीक है। सब पढ़ो, सब लिखो, उनका मतलब अलग ही एक नज़रिया था जीवन को देखने का। महात्मा गांधी कैरीड हिज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड रिफॉर्म्स थ्रू आउट द नेशन। अब महात्मा गांधी ने क्या किया? कैरी किया अपना इस मैसेज को, किस मैसेज को? एकता के मैसेज को, यूनिटी के मैसेज को, एंड रिफॉर्म्स यानी कि सुधार, थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन में, एंड फाउंड मैनी फॉलोअर्स। अब महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले हुए बहुत सारे लोग। वो सारे लोग बिलीव क्या करते थे? इन हिज अप्रोच ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति और अहिंसा में भी अचीविंग फ्रीडम। मतलब एक तरीके से ये सारे लोग भी महात्मा गांधी के साथ हो गए कि हाँ ठीक है, शांति और अहिंसा के तरीके से हम क्या करेंगे? अचीव करेंगे फ्रीडम को। यहाँ एक पॉइंट दे रखा है विच इज़ अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइम मैगजीन ऑफ यूएसए ने हैड नेम्ड महात्मा गांधी द मैन ऑफ द ईयर 1930। महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का एक तरीके से खिताब दिया था टाइम मैगजीन ने, जो कि यूएसए की थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। अब यहाँ हुआ एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या हत्याकांड था? इन ईयर 1990 अ ट्रैजिक इवेंट टुक प्लेस एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा एक ट्रैजिक इवेंट हुआ, मतलब बहुत ही दुखद घटना जिसे कह सकते हो वो ही, विच शोक द एंटायर नेशन, जिसने पूरे ही नेशन, पूरे ही राष्ट्र को खिला दिया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी हिल गए थे इस घटना से। ऐसा क्या हुआ था समझो। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड गैदर्ड देयर फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। भाई देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट तो होते ही थे, तो जलियांवाला बाग में भी अमृतसर के लोग इकट्ठे हुए शांतिपूर्वक कुछ अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ। अब क्या हुआ? द ब्रिटिश हर्ड ऑफ दिस एंड एन इंग्लिश आर्मी जनरल डायर डिसाइडेड टू ब्रेक अप द मीटिंग। अब ब्रिटिश लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि भाई हमारे खिलाफ जो है वो एक तरीके से एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ? जनरल डायर, इनका नाम याद कर लेना अच्छे से,
इन्होंने डिसाइड किया ब्रेकअप करने का। ये मीटिंग मैं इस मीटिंग में दखल दूंगा एक तरीके से है। अब इन्होंने क्या किया, ही मार्च्ड अप एट जलियांवाला बाग एंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्लॉक इट्स ओनली एंट्रेंस। अब ये समझो कि ये जलियांवाला बाग है जगह, यहाँ पर एक ही दरवाज़ा था अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी। ये अंदर आए अपनी आर्मी के साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और इन्होंने क्या कहा, दरवाज़ा बंद करवा दिया। दरवाज़ा बंद करवा के अपनी जो इनके हाथ साथ सेना आई थी ना, ये सारी, इनसे गोलियां चलवा दी इन निहत्थे लोगों के ऊपर। अब ये तो प्रोटेस्ट करने आए थे, इनके पास कोई हथियार थोड़ी थे, ठीक है। तो इन लोगों पर, एक निहत्थे लोगों पर एक तरीके से इन्होंने क्या किया, गोली चलवा दी। एंड देन द सोल्जर्स स्प्रेड आउट ऑन ईदर साइड ऑफ द एंट्रेंस एंड स्टार्टेड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मतलब हो गया एक तरीके से, यहाँ फायरिंग में कोई नहीं कि आदमी को नहीं मारेंगे या औरत को नहीं मारेंगे, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब चाहे बच्चे हों, चाहे औरतें हों, चाहे आदमी हो, सब पे गोली बरसा रहे थे। देखो एंट्रेंस के दरवाजे के पास बैठ गए थे जिससे कोई भाग भी ना पाए, ठीक है। और इस तरीके से पता नहीं कितने लोग इसमें मारे गए थे। वहाँ पे कुआं भी था, लोग उस कुएं में भी कूदे थे, लेकिन फिर भी वो मर ही गए थे। वहाँ पे तो लोग बहुत मरे थे। पीपल पैनिक्ड एंड रैन अराउंड। लोग बहुत पैनिक हो गए, एकदम से गोलियाँ चलेंगी तो आप एकदम समझ ही नहीं पाओगे क्या हो गया एकदम। एंड रैन अराउंड, इधर उधर भागे, बट कुड नॉट आउट, मतलब कुड नॉट कम आउट, बाहर ही नहीं पाए। एज द ओनली एंट्रेंस वॉज ब्लॉक्ड, एक ही दरवाज़ा था और वो भी जो था वो ब्लॉक था, बंद था एक तरीके से। सिपाही बैठ गए थे यहाँ आगे बंदूकें लेके, तो कैसे जाते लोग वहाँ से बाहर। सो सम इवन जम्प्ड इनटू द वेल। देखो यहाँ आया है ना कि कुछ लोग जो थे वो कुएं में भी कूद गए थे, इन द बाग इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ बट लॉस्ट देयर लाइफ। लेकिन देखो कुएं में भी कूद के आदमी कौन सा बच जाएगा, वो भी मर गए थे। अदर्स वर किल्ड बाय द बुलेट्स, और जो बच गए वो कुएं में गिर के मर गए, और कुछ जो थे वो बुलेट्स यानी गोलियों से मर गए। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। इस तरह से हज़ारों आदमी, औरतें और बच्चे जो थे वो मर गए थे। अब आया गांधी जी को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा, जब उन्होंने देखा कि यार ये क्या तरीका होता है, कितना अमानवीय ये घटना थी। तब गांधी जी ने चलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एवरी इंडियन वॉइस्ड हिज और हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोस्ट इनह्यूमन एक्ट एट जलियांवाला बाग। एज अ प्रोटेस्ट महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्या हुआ, जितने भी एवरी इंडियन मतलब सारे इंडियंस ने वॉइस आवाज़ उठाई, हिज और हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोस्ट इनह्यूमन एक्ट, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ। भाई इनह्यूमन ही तो था, एक अमानवीय घटना ही तो है। इंसान ऐसे, किसी इंसान को ऐसे कैसे मरवा सकते हैं भाई, हज़ारों लोगों को आपने मरवा दिया, गोलियां चलवा दी, कोई कुछ मतलब ऐसा तो जानवर भी नहीं करता कि इतने लोगों को एक साथ ऐसे खा जाए या मार दे, ठीक है। तो बहुत ही अलग टाइप की घटना हुई थी और बहुत ज़बरदस्त घटना थी। सो इसमें क्या हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ प्रोटेस्ट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये मूवमेंट था क्या, इन्होंने क्या कहा लोगों से, ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू रिमेन पीसफुल। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा नहीं है कि तुम मारने के बदले मारो, तुम शांत रहो, बट जस्ट स्टॉप ओबेइंग द लॉ इम्पोज ऑन दैम बाय द ब्रिटिश। लेकिन जो भी ब्रिटिश कानून तुम्हारे लिए बना रहे हैं ना, उनको तुम्हारे ऊपर लागू किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, थोपा आ रहा है, तुम पे लागू किया जा रहा है, उसको क्या कर दो, तुम ओबे मत करो, ठीक है। मतलब गांधी जी ने अभी भी ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारे हज़ारों मार दिए तो तुम भी मार दो जाके। उन्होंने कहा शांतिपूर्वक तुम बस इनके बनाए हुए कानूनों को मतलब मत मानो, डिसओबे कर दो। मैनी पीपल गेव अप देयर गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे लोगों ने तो, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स तक छोड़ दी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया स्कूल और कॉलेज जाना, कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाए हैं या कॉलेज बनाए हैं हम उसमें नहीं जाएंगे, बाइकआउट कर दिया। दिस वॉज अ क्लियर पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द जो है रूलर्स। तो एक तरीके से बिल्कुल ये एक पॉलिसी थी, एक तरीके से इन्होंने वायलेंस तो नहीं करी, देखो बाइकआउट कर दिया एक तरीके से। नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट ही नहीं करा इनकी गवर्नमेंट को, उनके रूलर्स को। बाय दिस टाइम मेनी यंग लीडर्स आए हैड ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट। और बहुत सारे यंग लीडर्स ने भी इनका ये मूवमेंट ज्वाइन किया, ठीक है। जो कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और सरोजिनी नायडू थे। इन लोगों ने भी इनका साथ दिया गांधी जी का। द ब्रिटिश ट्राइड वेरियस मेजर्स टू कर्ट दिस मूवमेंट। ब्रिटिश लोगों ने जो थे बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से इस मूवमेंट को बिल्कुल दबा दिया जाए, कर्ब कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दे अरेस्टेड मेनी पीपल एंड सेंट टू जेल का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को अरेस्ट कर लिया और जेल में भेज दिया। बट बाय नाउ मैनी मोर पीपल ज्वाइन दिस मूवमेंट। लेकिन तब तक तो बहुत सारे लोग जो थे मूवमेंट को ज्वाइन कर चुके थे। सो देयर वर अदर वुमेन एंड मैन टू टेक देयर प्लेसेस। अब बहुत सारे लोग, मतलब तुमने जेल भेज दिए तो दूसरे और आ गए, है ना, आदमी और औरतें। अब आया एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये क्या था, अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ये गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था ना, गांधी जी ने फिर बाद में वापस ले लिया था, क्योंकि क्या हुआ, हिंदुस्तानियों ने
कुछ 22 जो थे पुलिस वाले उनको मार दिया था, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि भैया उन्होंने हमारे आदमी मार दिए, तुमने उनके आदमी मार दिए, तो ये तो गलत हुआ, उनके हिसाब से तो हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। तो गुस्से में गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक टाइम के बाद वापस ले लिया था, ठीक है। अब आ जाओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ, जो ब्रिटिश थी गवर्नमेंट, उसने एक कानून पास किया दैट नो इंडियन वुड बी अलाउड टू मेक सॉल्ट फ्रॉम द ओशन। भाई समुद्र से कोई भी इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बनाएगा। अब गांधी जी थॉट दिस लॉ वॉज मोस्ट अनजस्ट, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्ण है, एंड डिसाइडेड टू अपोज इट, उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। ही डिसाइडेड टू मार्च फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती इन अहमदाबाद टू अ सी शोर विलेज ऑफ डांडी। उन्होंने पूरा डिसाइड किया कि चलो भी कहाँ से कहाँ तक मार्च करना है। मार्च मतलब एक तरीके से पैदल यात्रा निकाली थी उन्होंने अपने आश्रम से एट साबरमती। इनका आश्रम तो साबरमती में था, कहाँ पर था, अहमदाबाद में। क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी का आश्रम कहाँ था, साबरमती में था, जो कि अहमदाबाद में है। अब इन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू करी और सी शोर पे मतलब समुद्र के किनारे किनारे विलेज ऑफ डांडी तक ये गए थे। डिस्टेंस देख लेना, याद कर लेना कितने किलोमीटर का था, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था इस जर्नी को। दिस इज़ नोन एज डांडी मार्च, ठीक है, इसको डांडी मार्च कहा जाता है। आफ्टर रीचिंग डांडी, डांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। गांधी जी तो पहुंच गए और उन्होंने वहाँ नमक बना लिया, कर लो जो करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर क्या हुआ, ही वॉज अरेस्टेड, ये तो होना ही था, ठीक है, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज अरेस्ट, अब इनके अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को तो गुस्सा आएगा। फिर चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गेंड मोर मिनटम, एक तरीके से और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिल गया, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब आ जाओ अ नंबर ऑफ INC, INC क्या है, इंडियन नेशनल, जस्ट अ मिनट यहाँ आगे आ जाएगा आपका, चलो पहले आगे देखते हैं इसको। अ नंबर ऑफ INC लीडर्स स्प्रेड आउट इन एवरी कॉर्नर। अब देखो INC के जो लीडर्स थे ना वो हर जगह फैल गए थे, पूरे कॉर्नर में फैल गए थे कंट्री के, टू लीड दिस मूवमेंट। खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था लीड द फ्रीडम स्ट्रगल इन दी नॉर्थ वेस्ट। अभी इन तुम्हें याद करना पड़ेगा अभी कौन सा लीडर किस तरफ था, ठीक है। और रानी गैनली वॉज द लीडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वाइल इन द साउथ कौन थे, ही सॉ द राइज ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इन सबके नाम अच्छे से याद कर लेना। अब मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन दिस मूवमेंट, बहुत सारे लोगों ने जो था इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। दे स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। इन फैक्ट द मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह, इस मूवमेंट को सत्याग्रह कहा गया, सत्याग्रह स्टार्टेड, ठीक है, सत्याग्रह स्टार्टेड वेयर पीपल विलिंगली केम फॉरवर्ड एंड टू बी अरेस्टेड, लोग खुद ही सामने आने लगे और अपने आप को अरेस्ट कराने लगे। मोर देन 100,000 पीपल ऑफर्ड टू बी अरेस्टेड। अब इन एक तरीके से भरो जेल, कितना भरोगे, ठीक है, तो लोग खुद ही आके आगे अपने आप को अरेस्ट कराने लगे। द जेल्स वर पैक्ड, उस तरीके से जेल्स तो पैक हो गई। एंड इन दिस वे द मूवमेंट इंटेंसिफाइड, एक तरीके से मूवमेंट जो था बहुत ज़्यादा ही इंटेंसीफाई हो गया, बहुत ज़्यादा ही भड़क गया एक तरीके से टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इन सम पॉकेट्स ऑफ द कंट्री रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी लाइक भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल केम फॉरवर्ड टू फाइट फॉर फ्रीडम, ये लोग आए थे फ्रीडम के लिए लड़ने। सो इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया टू मेक एफर्ट इन दी फॉरेन लैंड्स, ही फॉर्म्ड अन इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई अपनी, ठीक है। अब इंडियन नेशनल आर्मी में क्या हुआ, इन फॉरेन कंट्रीज़ में इन्होंने बनाई, इन स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम देयर, और वहीं से इन्होंने जो था स्वतंत्रता के लिए आंदोलन एक तरीके से स्ट्रगल जो था वो शुरू कर दिया। इनका फेमस स्लोगन क्या था, इस फेमस स्लोगन वॉज जय हिंद एंड दिल्ली चलो। अब वंस अगेन क्या हुआ, ब्रिटिश ट्राई टू मेक अमेंडमेंट्स, ब्रिटिश जो थे उन्होंने कोशिश की भी चेंजेस लाने की, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रिफॉर्म्स, तो कुछ सुधार किए। दे कॉल्ड फॉर मोर डिस्कशन विद द इंडियन लीडर्स, वो बुलाने लगे बहुत सारे लीडर्स को डिस्कशन करने के लिए एक तरीके से, अब उन्हें समझ में आ रहा था ना। बट इंस्टेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वॉज लॉन्च, पर इसके बावजूद क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, लॉन्च किया था किसने, गांधी जी ने किया था। एज द मूवमेंट इटसेल्फ सेज, मूवमेंट अपने आप में ही क्या कहता है, इट वॉज अ डायरेक्ट कमांड टू द ब्रिटिश टू लीव द इंडिया। भाई ये मूवमेंट में डायरेक्ट तो कहा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत कौन छोड़ेगा, ब्रिटिश, ठीक है। अब आ जाओ, फाइनली द ब्रिटिश वर फोर्स टू लीव, फाइनली ब्रिटिश जो थे वो फोर्स किए गए बिल्कुल भारत छोड़ने के लिए। एंड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने सेटअप किए कैबिनेट मिशन। द रोल ऑफ दिस मिशन वॉज टू डिस्कस एंड कम्प्लीट द फॉर्मेलिटीज़ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब इनका काम क्या था, इनका मिशन ये था कि भाई डिस्कस करें और कंप्लीट करें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं
किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एंड मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड, सामने आई, इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज क्रेडिटेड। अब देखो मुस्लिम लीग ने डिमांड उठाई कि भाई पाकिस्तान अलग किया जाए, एक तरीके से जो भारत था उसके दो टुकड़े किए जाएं, ठीक है। इंडिया वॉज पार्टीशनड, भारत के दो टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1947, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो इंडिया जो था वो फ्री हो गया था 15 अगस्त 1947 को। इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू एंड चाचा जी एस फाउंडली कॉल्ड बाय चिल्ड्रन। अच्छा, इनको कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी बोलते थे, ठीक है, बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे ना। द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन रिजल्टेड इन हिंदू मुस्लिम रॉइट्स। अब इसकी वजह से रॉइट्स मतलब झगड़े हो गए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए। एंड वी हैड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इंडिपेंडेंस। हमें स्वतंत्रता के बदले एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा। प्राइस एक तरीके से क्या हुआ, आज तक भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो लड़ ही रहे हैं, कितने लोग मर जाते हैं इस लड़ाई में हर साल, ठीक है। अबाउट 2 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। उस समय जब वो झगड़े हुए थे तो करीबन 2 मिलियन लोग जो थे वो उस झगड़े में मर गए थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में। एंड लॉट मोर हैड टू लीव देयर होम्स एंड माइग्रेट, और बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है। ऑल देयर सेक्रीफाइसेस मेक आवर फ्रीडम वेरी प्रीशियस। इन सब के सेक्रीफाइसेस की वजह से हमारा जो फ्रीडम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। एंड इट इज़ आवर एटमोस्ट ड्यूटी, हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? टू मेंटेन रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, हम अपने रिस्पेक्ट और फ्रीडम को बनाए रखें। तो यहाँ फिनिश हो जाता है ये सारा चैप्टर। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर एक ये चीज़ रह गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट वॉइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन की ये तस्वीर है, तस्वीर भी मैम पूछ सकती हैं आपसे, तो इसे अच्छे से देख लेना। ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना था। अच्छा, एक वर्ड हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, दैट वाज INC। सो INC का फुल फॉर्म क्या था हमारा? देखो INC आया था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कहाँ गया? ये रहा, अ नंबर ऑफ INC लीडर्स यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ फिनिश करते हैं हम इस चैप्टर को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, बाय बाय।